एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकार आखिर है क्या? भाई देखो, इस सरकार के बारे में आप लोग आए दिन पढ़ते होंगे, है ना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, या आपने गवर्नमेंट 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 वर्ड बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ में भी। तो आखिर ये गवर्नमेंट क्या है, ये क्या काम करती है, हम इसे क्यों चुनते हैं? ठीक है, यही सब कुछ समझने वाले हैं हम अपने इस चैप्टर में। तो चलो विदाउट डिले हम इसे शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर नंबर 3। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। तुमने ये शब्द सरकार, गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर सुना होगा, मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, क्योंकि ये जो शब्द है ये बहुत बार मेंशन किया जाता है, सरकार, गवर्नमेंट ये कह के। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर सरकार क्या है, व्हाट अ गवर्नमेंट इज, आखिर सरकार क्या है, एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन अवर लाइफ्स। और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो सरकार हमारे जीवन में निभाती है, एक तरीके से क्या प्ले करती है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के हमारे जीवन में। गवर्नमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, और आखिर ये सरकार क्या करती है, ठीक है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और ये किस तरीके से ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि भाई करना क्या है, इनको क्या काम करना है, ये कैसे ये डिसाइड करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या अंतर है अलग अलग प्रकार की सरकारों में। सच इज़ मोनार्कीज, मोनार्की वाला क्या होता है, राजतंत्र, राजा का तंत्र, जिसमें राजा सारे फैसले लेता है ना। और मोनार्की सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि राजा किसी को आंसरेबल भी नहीं है, जो चाहे राजा कर सकता है, जो उसको सही लगे वो कर सकता है। और दूसरा सिस्टम होता है डेमोक्रेसीज वाला, जो कि हमारे देश में भी है। हमारे देश में कोई राजा तो है नहीं, है ना, कि भाई राजा को जो मन किया वो कर सकते हैं, नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यानी कि हम चुनाव में अपने जो भी लीडर्स हैं हम उनको चुनते हैं। जब चुनाव होते हैं जितने भी एडल्ट हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, और उसके बाद वो जो चुने हुए लोग आते हैं वो लोग जो है हमारे लिए फैसले करते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम जो हैं वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरीके से हम अपने निर्णय खुद ही लेते हैं, बल्कि एक तरीके से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो हमारे द्वारा ही तो चुना गया है। तो एक तरीके से अगर वो हमारे बिहाफ पे निर्णय ले रहा है तो निर्णय इनडायरेक्टली तो हम ही ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। सभी देशों को, मतलब हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में सरकार की ज़रूरत है, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की? टू मेक डिसीजंस, फैसले लेने के लिए। अब बताओ, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ की है। अब हर आदमी फैसला लेने लग जाए कि रोड यहाँ बननी चाहिए, स्कूल यहाँ बनना चाहिए, हॉस्पिटल यहाँ बनने चाहिए, तो देश चल ही नहीं पाएगा, बस लोग आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत थी जो हमारे बिहाफ पर फैसले कर सके, कुछ फैसला ले सके, राइट, निर्णय ले सके। तो वो काम हमारे देश में कौन कर रहा है? भाई सरकार करती है। एंड गेट थिंग्स डन, है ना, फैसले नहीं लेने, काम भी करवाने हैं, तो ये सरकार के काम होते हैं इस तरह के। एंड दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। ये डिसीजन कैसे हो सकते हैं कि भाई सरकार कौन कौन से फैसले ले सकती है कि भाई मान लो रोड्स बनानी है, ये स्कूल बनाने हैं, है ना, तो कहाँ बनाने हैं, वेयर टू बिल्ड, है ना, कहाँ बनाने हैं, ऐसे फैसले कौन लेगा? सरकार लेगी। और क्या फैसले लेगी सरकार? और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। अब प्याज है, मान लो कि बहुत बहुत महंगी हो गई तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, राइट, तो लोगों तक जब नहीं पहुंच पा रही है तो सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि प्याज के भाव कम हो जाए। प्याज एक उदाहरण है, ये हर चीज़ पर लागू होता है, यहाँ पर ये हर चीज़ पे लागू होता है कि अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि वो दूसरे देशों से इस चीज़ को मंगवाए। अगर हमारे देश में कमी हो रही है ना, जो अलग अलग टैक्स लगते होंगे उनको कम करे, कैसे भी करे, मतलब ये है ना, ये गवर्नमेंट का काम है देखना कि अगर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। अब आगे आइए, एंड क्या करना है? टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा देश हो क्या दुनिया का कोई भी देश हो, है ना, सब डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, कंपनीज़ को चलाने के लिए। या आप खुद ही सोचो, आपके दादा परदादा के ज़माने में क्या एसी वगैरह इतना होते थे जितने आज होते हैं? नहीं, तो एसी किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये भी काम किसका है? सरकार का है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाए,
है ना, बिजली को ज़्यादा बनवाए, तो ये भी सरकार के काम है। और क्या काम होते हैं सरकार के भाई? द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज़। सरकार जो है वो बहुत सारे अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे भी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स, इसमें ना बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं सरकार के टू हेल्प द पुअर, है ना, गरीबों की मदद करने के लिए। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल्स खुले हुए हैं, ये भी तो गरीबों की मदद करने के लिए ही है ना। फ्री एजुकेशन दी जाती है 14 साल तक के बच्चों को, ये भी सरकार का एक काम है गरीबों के लिए। काफ़ी सारी जगह बच्चों को पोषण जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना भी प्रोवाइड कराती है सरकार, तो ये भी सरकार एक तरीके से हेल्प कर रही है गरीबों की। तो ये सारे काम भी सरकार करती है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती, कभी खाना डोनेट करते हैं। अब देखो कोरोना हुआ था तो कितने सारे गरीबों को सरकार ने खाना प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि वो रोज़मर्रा के काम बाहर जाके नहीं कर सकते, है ना। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। सरकार और भी ये काम करती है, जैसे आपके लेटर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज यही तो होती है, आपके खत वगैरह आते हैं, ठीक है, तो इनको कौन देखता है? ये सरकारी कर्मचारी तो होते हैं ये लोग, ठीक है, तो पोस्टमैन वगैरह जो होते हैं, तो इस सिस्टम को भी सरकार देखती है। और इसके अलावा रेलवे सर्विसेज, है ना, ट्रेनें वगैरह चलती हैं, तो पूरा जो सिस्टम है ये पूरा गवर्नमेंट देखती है, वरना आप मतलब कहीं जा भी नहीं पाओगे इधर उधर, अगर ट्रेनें नहीं चलेंगी। अब कोई प्राइवेट आदमी थोड़ा ना ट्रेन चलाता है ऐसे। अच्छा चलो आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब सरकार का ये भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करे, नहीं तो इधर से पाकिस्तान, चाइना, है ना, नेपाल, कोई भी हमला कर देगा आपके देश पे और अंदर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, अगर दरवाजे खुले रखोगे तो क्या होगा? कोई भी अंदर आएगा, कुछ भी चोरी करके ले जाएगा, कुछ भी करेगा। तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे, और प्रोटेक्ट करने का काम, इतने बड़े वाले काम जो है वो पूरे देश को कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसका। और दूसरा काम क्या बताया उन्होंने? मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। अब सरकार का ये भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भाई देखो, एक तो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना और दूसरा पीसफुल रिलेशन बना के रखना। अब ये डर हमेशा रहता है कि भाई युद्ध ना हो जाए, है ना। मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो या हिंदुस्तान चाइना का युद्ध हो जाए, तो आप इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे, अब इतने बड़े तो हो ही गए कि युद्ध किसी के साथ भी हो, ठीक है, और किसी भी सिचुएशन में हो, नुकसान दोनों देशों का बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत मरते हैं, फाइनेंशियल नुकसान होता है, बस नुकसान ही नुकसान होता है। युद्ध से किसी का फ़ायदा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखने, और ये कौन करेगा? ये सरकार का काम है, राइट। अब हम तो पाकिस्तान नहीं जा सकते ना हेलो हाई करने के लिए, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम ना किए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे रिलेशंस खराब हों। तो पीसफुल रिलेशन बनाने का काम भी जो है हमारी गवर्नमेंट का होता है। ये जिम्मेदारी है सरकार की कि हमारे जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों, हमें उनसे प्रोटेक्ट कराने का भी काम है ना। ये भी ना हो कि भाई हम बहुत ही पुचकारते रह जाओ, हमारे देश में ही घुस आएँ, ठीक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि संबंध खराब भी नहीं करने हैं, अच्छे भी बना के रखने हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट। अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई सरकार की कि सारे सिटीजन्स पे प्रॉपर फूड होना चाहिए खाने का, एटलीस्ट भूख से तो कोई ना मरे। गरीब है तो उसे काम दिलवाओ, बहुत सारी मनरेगा योजना वगैरह आई, है ना, आंगनबाड़ी योजना आई, बहुत सारी योजनाएं आई जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई। मनरेगा में लोगों को काम दिया गया, मतलब ये कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि मिनिमम 100 दिन का काम तो सरकार देगी ही देगी, और अगर 100 दिन का काम भी नहीं दे पाई 365 दिन में से तो फिर पैसा देगी, है ना। गांव में ऐसी योजनाएं चलाई गई थी। अब आइए आगे। इसके अलावा गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, अब आपने जगह जगह देखा होगा अस्पताल वगैरह बने होते हैं, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं ना, गवर्नमेंट के जो अस्पताल होते हैं वो कौन चला रहा है ना, उसमें जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है? वो तो फ्री इलाज करते हैं, तो उनकी तनख्वाह कहाँ से आती है? वो खुद थोड़ी ना फ्री इलाज कर रहे हैं एक तरीके से, उनको तनख्वाह जो मिलती है वो मिलती है सरकार से, ठीक है। तो बाउंड्रीज़ की सुरक्षा करने का काम सरकार का, पीसफुल रिलेशन बनाने हमारे नेबर कंट्रीज से सरकार का काम है, हमारे देश में अच्छी हेल्थ रहे लोगों की, ये कौन देखेगा? सरकार देखेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़। अच्छा, लोगों को प्रॉपर फूड मिल जाए, ये किसका काम है? इनफ फूड मिल जाए सिटीजन्स को, ये भी गवर्नमेंट का काम है। प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, किसका काम है? सरकार का काम है। अच्छा, हमारे देश में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चलाना किसका काम है? सरकार का काम है। रोड्स बनवाना किसका काम है? सरकार का। रेलवे करवाना किसका काम है? सरकार का। देख रहे हो सरकार कितनी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे काम मैंने आपको गिना दिए, अगर गवर्नमेंट के काम लिखने के लिए आएंगे
अब आप आसानी से लिख सकते हो। चलो इसके अलावा भी बात करेंगे व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कि सुनामी, है ना, सुनामी आई थी आपको पता होगा, और अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, तो इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मीनली ऑर्गेनाइज एड। तो ये सरकार है जो सबसे पहले जाएगी वहाँ पर, सरकार के आदमी जाएंगे और एज मीन्स मदद करेंगे एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, है ना। होता है ना, आपने देखा होगा कि मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट गई, तो अचानक से आप देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, लोगों की मदद होती है, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, पहुँचाया जाता है ना। वो तो एक दिन में ठीक हो नहीं जाएंगे, खाना तो चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं करता कौन है ये, ठीक है, तो ये व्यवस्था करती है सरकार, ठीक है। तो डिजास्टर के टाइम पे भी हेल्प कौन करती है, सबसे पहले काम किसका है, देखो होने को तो पब्लिक का काम भी है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि सारे काम सरकार के ही हैं, मगर पब्लिक तो चाहो विलिंगली करेगी ये काम, है ना। वहाँ के आसपास के लोग तो विलिंगली एक दूसरे की मदद करेंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, ठीक है। आगे आओ, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम। अगर मान लीजिए कि कोई झगड़ा हो जाए, दो स्टेट्स के बीच का झगड़ा हो गया, एक नदी बह रही है, उसके पानी पे एक स्टेट कह रहा है मेरा है ये पानी, दूसरा कह रहा है मेरा। अब नदी को पानी किसका है, फैसला कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। या दो लोगों के बीच में ही कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कहाँ जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो अदालत में भी कौन है, गवर्नमेंट, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो गवर्नमेंट का ही फैसला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब गवर्नमेंट के ही तो पार्ट हो गए। तो ये सब भी डिस्प्यूट जो निपटाने का काम है, ये भी सरकार का है। अब मान लीजिए कि आदमी ने क्राइम कर दिया, ठीक है, चोरी करी, डकैती करी, मार दिया किसी को, कुछ भी क्राइम कर दिया, अब उसको सज़ा कौन दे रहा है, तो जो पूरा जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। यू फाइंड, क्या पाते हैं हम, पीपल इन अ कोर्ट, है ना। जब कोई क्राइम करता है ना, तो या डिस्प्यूट होता है तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। तो कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं। परहैप्स यू आर वंडरिंग, हो सकता है कि भाई तुम चौंक भी रहे हो, हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। तो मतलब आपको लग रहा होगा अरे पापा इतने सारे काम, तो सरकार इतने सारे काम करती कैसे है ना, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और सरकार के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इतने सारे काम करें। इतनी बड़ी लिस्ट हमने आपको बताई, और ये लिस्ट तो मतलब मैंने जो बताई है तो बहुत थोड़ी है, सरकार के काम तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आपकी क्लास में हम लिस्ट भी नहीं बना सकते इतनी बड़ी। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर इंसान लोग आपस में साथ मिलकर रह रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है ना, वरना तो सब आपस में बस लड़ते ही रह जाएंगे, है ना। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जो जैसे आपका क्लास है, ठीक है, अगर आपकी क्लास में कोई भी मॉनिटर ना हो या कोई भी ऐसा ना हो व्यक्ति जिसको लोग फॉलो कर रहे हो, जिसकी बात मानी जा रही हो, तो क्या होगा, ऐसे में हर बच्चा अपनी मर्जी चलाएगा या नहीं चलाएगा, राइट। टीचर नहीं है तो क्या होगा, अगर मॉनिटर नहीं है तो हर बच्चा अपनी मर्जी चलाएगा। इससे क्या होगा, इससे बच्चों के बीच में आपस में झगड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से देश भी चलाया जाता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं कुछ भी फैसला करने के लिए, सही और गलत बताने के लिए, तो कोई कुछ भी करेगा, अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है डिसीजंस लेने के लिए। चलो आगे देखते हैं। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन। 3 बातें बताओ जो हमने ऊपर ना बताई हैं और गवर्नमेंट करती हो। ये आपको अपने आप करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स तो ऐसे होने ही चाहिए जो सब पर अप्लाई होते हों। जैसे मान लो कि अगर चोरी करेगा आप तो आदमी को जेल होगी, ये रूल है, सब पे अप्लाई हो रहा है, राइट। रिश्वत लोगे जेल होगी, रूल है, सब पे अप्लाई होगा। रोड पे चलना है तो लाइसेंस होना चाहिए, कार चलानी है तो लाइसेंस होना चाहिए, कार चलाने का लाइसेंस अगर आप पे नहीं है तो आपको जेल होगी या आपको फाइन देना पड़ेगा। तो रूल्स हैं, अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, है ना। अगर रूल्स ना होते तो समझो क्या होता, फिर तो कोई कुछ भी कर रहा होता। तो कुछ रूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं जो सब पे अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, नहीं तो सब रिसोर्सेज को यूज़ करते जाएंगे। मान लो कि नदियाँ हैं या मिनरल्स हैं या कोई भी रिसोर्स हो सकता है, कोई भी रिसोर्स, ठीक है, जो हमारी मदद करे। जैसे कि मान लो नदियों का पानी है, हमारे काम आ रहा है, हमारे लिए एक रिसोर्स है वो, ठीक है, या मिनरल्स हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज सब पढ़ोगे आप आगे की क्लासेस में। अब पेड़ ही हैं, ये भी रिसोर्स ही हैं। तो अगर आप रिसोर्सेज का गलत यूज़ करोगे तो क्या होगा, उस पर कंट्रोल नहीं करोगे तो सब अभी जो जनरेशन है वो ख़त्म कर लेगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है एंड कैसे प्रोटेक्ट करना है द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब प्रोटेक्ट करना भी, जैसे भी हमने बात करी थी बाउंड्रीज़ की,
ऐसे ही हम बात करें टेरिटरी, जो अंदर भूमि है उसको भी तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना ही है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, तभी तो लोग सिक्योर फील करेंगे। लेट सपोज अगर हमें ये कह दिया जाए कि आज सारी सेना हटा दी जा रही है, जितनी भी बाउंड्रीज हैं साथ पे से सेना हट रही है, भाई कल ही चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ भी कोई भी अंदर घुसा सकता है, ठीक है, और फिर हम पर हमला कर सकता है। फिर आपको आपके घर में थोड़ी ना रहने देंगे, वो खुद ही आ जाएंगे अंदर। किसके पास जाओगे कहने की नहीं निकालो, राइट? तो कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, कोई तो है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए तो हम टैक्स देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम उन्हें पैसे दें, वरना उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे इतने सारे ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो अब आता है गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। तो गवर्नमेंट ये काम करती है अपने लोगों के बिहाफ पर, पीपल के बिहाफ पर, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। लीडर्स होते हैं सरकार में, है ना, भाई नेता होते हैं ना, टेकिंग डिसीजंस लेती है, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल, और अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करवाती है, यानी आपने कोई डिसीजन लिया उसको लागू भी करवाती है सरकार, ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और वो जो भी रूल बनाती है सरकार वो सब पर लागू होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये रूल जो है मान लीजिए कि हमारे लिए तो है लेकिन वहाँ का जो थानेदार है उसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, या वहाँ का जो नेता है उसके लिए नहीं है। अगर क्राइम किया है तो चाहे वो नेता हो, चाहे जमादार हो, चाहे चौकीदार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता, जमादार, चौकीदार, कानून सबके लिए बराबर है, राइट? सब पर लागू होते हैं वो रूल्स। चलो आगे आते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे काम करती है। एक गवर्नमेंट होती है जो छोटे लेवल पे काम करती है, जैसे कि ग्राम पंचायत, है ना, ये सब सरकारें जो होती है छोटे छोटे लेवल पे, जैसे गाँव के लेवल पे या टाउन के लेवल पे, सिटी के लेवल पे काम करती है। एक सरकार हमारी होती है जो हमारे पूरे स्टेट के लेवल पे काम करती है, जो पूरे राज्य के फैसले करती है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के, तो आपकी उत्तर प्रदेश की एक अलग गवर्नमेंट होगी, और उत्तर प्रदेश में जो भी फैसले बड़े बड़े लेने वो गवर्नमेंट ले लेगी, राइट? अब बात करते हैं, एक सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश के लिए फैसले लेती है। बाउंड्रीज से रिलेशनशिप जो है, बाउंड्रीज पे मान लीजिए आसपास के जो देश हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, बड़े बड़े फैसले लेने हैं। मान लीजिए देश में कहीं अर्थक्वेक आ गया या कुछ बहुत बड़ी महामारी हो गई, उसको कैसे कंट्रोल करना है, जो भी बड़े बड़े फैसले जो पूरे देश पे कहना चाहिए प्रभावित करते हैं पूरे देश को, वो फैसले लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। भाई जैसे अब तुम्हें पता तो चली गया होगा अब तक कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट थिंग्स पे काम करते हैं। तो कैन यू थिंक हाउ टू मैनेज टू डू ऑल दीज? क्या तुम सोच सकते हो कि इन सारे कामों को भाई कैसे मैनेज किया जाए? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो जो सरकार होती है ना वो अलग अलग लेवल पर काम करती है। एट अ लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट नेशनल लेवल। ये तीनों जो है एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो 3 लेवल कौन से हो गए? लोकल लेवल, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह भी हम बात करेंगे आगे, और लेवल जो स्टेट वाला होता है स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा नेशनल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द लोकल लेवल का मतलब होता है मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी में जो गवर्नमेंट चल रही होती है, ठीक है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स द इंटायर स्टेट। स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है? जो पूरे स्टेट को कवर करती है, लाइक हरियाणा को, असम को। एंड नेशनल लेवल्स रिलेट करते हैं इंटायर कंट्री को, पूरे देश को कंट्रोल करे वो गवर्नमेंट, कंट्रोल भी करे, उस पर रूल भी लगाए, उसको अच्छे से चलाए भी, ठीक है। लेटर इन दिस बुक, इसके आगे इस किताब में, मतलब अभी नहीं इस चैप्टर में नहीं बट आगे इस किताब में, यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस। आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जैसे आप 7th में आओगे, 8th में आओगे, तो क्या होगा? यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स। तो आप ये भी पढ़ोगे कि किस तरीके से सरकार जो है वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर काम करती है। आगे देखते हैं, भाई ये तो नक्शा है, ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं। अब लॉज एंड गवर्नमेंट, यानी कि कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। देखो कानून क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। जैसे आपके स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं ना, सुबह इतने बजे आना है, इतने बजे बाल बजेगी, ये टीचर ये पढ़ाएगा, इस टीचर का ये काम है। हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री पढ़ाएगा, सिविक्स का टीचर सिविक्स पढ़ाएगा, मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाएगा। उनका पर्टिकुलर काम है, सबको पता है उनका काम क्या है। रजिस्टर मेंटेन करना है, बच्चों को देखना है, ड्रेस चेक करनी है, ठीक है, पढ़ाना है, समय एग्जाम लेना है, सब पता है, ठीक है। कुछ रूल्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक पूरा देश चलता है, उसमें कुछ कानून होते हैं, रूल्स बनते हैं। तो गवर्नमेंट मेक्स लॉस। रूल्स कौन बनाता है? सरकार बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। और जितने भी लोग
देश में रहते हैं उन सभी को इन रूल्स का पालन करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही एकमात्र तरीका है जिससे गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाती है, फंक्शन कर पाती है। अब मान लो कि लोग फॉलो ही ना करें तो, है ना, तो लोग को फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उन्हें जेल हो जाती है ना। अगर मान लीजिए वही वाली बात मैंने आपको बताई कि अगर ये एक रूल बना हुआ है कि अगर आप कार चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने इस रूल को तोड़ा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यही है कि अगर रूल नहीं मानोगे तो फिर ये सब होगा। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, जिस तरीके से सरकार के पास पावर है डिसीजन लेने की, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। तो इसी तरीके से सरकार के पास ये भी पावर है कि वो अपने डिसीजंस को लागू करा सके, इन्फोर्स करा सके। आपने डिसीजन ले लिए, अब उनको लागू भी कराना आप ही का काम है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट द पीपल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, राइट। यही वाला एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लोग जो है पर्सनस हैं जो कोई ड्राइव करते हैं मोटर व्हीकल्स को, मस्ट हैव अ लाइसेंस। जो भी ड्राइव करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। एंड एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, और अगर कोई बंदा पकड़ा जाए कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड। तो या तो उसको जेल भेज दिया जाएगा या तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी उसको देना पड़ता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज़। अगर सरकार के पास ये पावर ही ना हो कि वो लोगों से इस तरह का चार्ज लगा सके या उन्हें जेल भेज सके, तो भैया कौन उनकी बात सुनने वाला है। फिर तो वो जो भी रूल बना लें कोई फॉलो ही नहीं करेगा, लोगों पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसके मतलब कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन की ये वाली पावर होनी चाहिए, ठीक है। आप आ जाइए, डिस्कस क्या करना है भाई, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल सोचो ऑफ अनदर लॉ का, और वाई डू यू थिंक दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कानून सोचिए कि क्या ज़रूरत है उसको बनाने की, या उसकी कानून की क्या ज़रूरत है, द पीपल अबाइड बाय दिस लॉ, ठीक है। लोग किस तरह से बंधे हुए हैं इस कानून से। इन एडिशन टू एनी एक्शंस, अपने एक्शंस के अलावा जो गवर्नमेंट लेती है, दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, कुछ कदम और हैं, कुछ काम और हैं दैट पीपल कैन टेक, है ना। लोग मतलब लोगों के हाथ में भी पावर है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो ये नहीं कि सारी पावर सरकार के हाथ में ही है, लोगों के हाथ में भी पावर है। क्या पावर है भाई, द पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, ठीक है। अगर कोई लॉ पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया जा रहा है तो लोगों के हाथ में भी कुछ पावर रहती है। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। एक आदमी आया, आपको बोला कि भाई मेरे को ना सिर्फ इसलिए इन्होंने इस जॉब पे नहीं रखा क्योंकि मैं हिंदू हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए मुसलमानों की है। या कोई आदमी जो है वो हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन में एक मुसलमान पहुँच गया, बोला कि नहीं आप मुसलमान हैं तो हम आपको नहीं रखेंगे, या सिख हैं या ईसाई हैं, XYZ कोई भी हो सकता है, राइट। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो आदमी कानूनी रूप से उन पर जो है केस दायर कर सकता है, ठीक है। किस किस पर केस दायर कर सकता है, जिन्होंने उसे कास्ट या रिलीजन की वजह से जॉब पे ना रखा हो। माने ये वजह आप नहीं दे सकते कि आप पर्टिकुलर कास्ट के हैं या पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, इसलिए आपको नहीं रखा जा रहा, बिकॉज ये एक तरीके से कानूनी अपराध है, ठीक है। तो अगर आदमी को ये लग रहा है कि उसको इसलिए हायर नहीं किया गया क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करता है, ही और शी में अप्रोच टू द कोर्ट। बंदा अब कोर्ट जा सकता है, क्लेम कर सकता है दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, कि कानून का सही से पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि कानून क्या कहता है, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। अब अगर कोर्ट को ये पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर, मान लो एक पर्टिकुलर स्कूल है, पर्टिकुलर स्कूल में एक टीचर आता है कि एक किसी भी कास्ट का, XYZ, राइट, किसी का नाम नहीं लेते, किसी भी कास्ट का आ जाता है, और उसको सिर्फ इसलिए नहीं रखा जाता कि इंटरव्यू में कहा जाता है बिकॉज आप ना पर्टिकुलर XYZ कास्ट के हैं तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। अब तो वो बंदा कोर्ट जा सकता है, वो जाके बोल सकता है कि इन्होंने, क्योंकि मैं इस जात का हूँ, ठीक है, मेरा ये धर्म है, इन्होंने मुझे नहीं रखा। तो फिर सरकार क्या करेगी, अब सरकार देखेगी कि क्या करना है, इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। बहुत कड़े एक्शन है वहाँ पे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ। भैया सरकार के पास इतनी पावर है, इतने काम कर रही है, और उसके पास इतनी पावर भी है कि किसी को जेल भी भेज सकती है। तो ये पावर कहाँ देता है सरकार को, ये पावर कहाँ से आती है, लॉज कैसे इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इन अ कंट्री। तो गवर्नमेंट कौन से टाइप की हमारे कंट्री में, ये डिपेंड करता है कि पावर कौन दे रहा है। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, राइट, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। हम ही लोग अपने नेता को चुनते हैं चुनाव में, हमारे में से ही कोई चुनाव में खड़े होते हैं लोग, राइट।
और हम ही उन्हें चुनाव में वोट देते हैं, राइट। वो जीत कर आते हैं तो काम किसके लिए करते हैं? हमारे लिए ही करते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेसी में, राइट। तो अब क्या होता है इन डेमोक्रेसी? इट इज़ द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग ही होते हैं who give the government this power, जो सरकार को ये पावर देते हैं, ठीक है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम। तो वोटिंग होती है, बट हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसमें वोट डालते हैं, ठीक है। वंस वो इलेक्टेड हो जाता है तो 20% फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट। मान लीजिए 20 लोग जो चुनकर आए तो वो लोग अपना सरकार बना लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। अब देखो, ऐसा नहीं कि आपने जिन्हें चुन लिया वो कुछ भी कर सकते हैं, राजा थोड़ी हैं वो कि कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। उनको भी वो जो कर रहे हैं ना वो आंसरेबल है। लेट सपोज अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति सरकार में कोई नेता है, उसको दिया गया कि 20,000 करोड़ जो है आप यहाँ पर जो है आपने बोला 20,000 करोड़ का खर्चा हो गया मेरे से, तो आप आंसरेबल हैं, आप बताएं कि 20,000 करोड़ जो हैं वो कहाँ कहाँ खर्च किए आपने, कैसे कैसे खर्च किए। और मान लीजिए कि अगर उसने कह दिया कि 1,000 करोड़ के स्कूल बना दिए मैंने, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो स्कूल कहाँ है वो बिल्डिंग्स, कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट। तो आप ऐसा नहीं कि आपके पास पावर आ गई, आपके पास पैसा आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं। यू आर आंसरेबल। आंसर किसको करना है? हमें आंसर करना है, राइट। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस। अब सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको डिफेंड भी करना पड़ता है अपने आप को। कई बार पब्लिक आ जाती है कि नहीं आपका डिसीजन गलत है, तो वो बताए कि भाई ये मैंने डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि डिसीजन इस तरीके से सही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा टू द पीपल, लोगों के सामने। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, राजा वाला सिस्टम। राजा का रात को मन किया कि सुबह को ये किसान मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको फांसी भी लगा दो, चढ़ा दिया जाएगा, राइट। तो वो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, वो मोनार्की सिस्टम में होता है कि राजा जो होता है वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, उसको किसी को जवाब नहीं देना है, वो जो चाहे वो कर सकता है, निरकुंज पावर उसके पास होती है, एब्सोल्यूटिस्ट होता है एक तरीके से, राइट, जिसके पास सारी पावर होती है। तो मोनार्क यानी कि किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने की पावर होती है। दो मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब मोनार्क के पास क्या होता है, राजा के पास क्या होता है, उसका पूरा मंत्री परिषद रहता है, चौड़े से लोग होते हैं, है ना। राजा का वो वजीर भी होता है, फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वो छोटे छोटे मंत्री जो उसकी सभा में बैठे होते हैं ना। तो राजा क्या करता है, अपने सारे डिसीजंस जो उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करता है। राजा उनका सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, राजा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजा चाहे तो माने, राजा ना चाहे तो ना माने, राइट। लेकिन वो डिस्कस करता है मैटर्स, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, राजा के हाथ में रहती है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। अब देखो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ही हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो चाहें वो डिसीजन ले सकें, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, सब बड़ी क्लासेस में आप समझेंगे, ठीक है। तो उन्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं, अपने मंत्रियों से डिस्कस करते हैं, और फिर बहुत सारे बिल वगैरह होते हैं राज्यसभा लोकसभा वगैरह में पास होते हैं, आगे पहुंचते हैं, फिर कानून बनते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना नहीं है कि बस मोदी जी का रात को मन किया किसान को फांसी पे लगा दो और लगा दो, ऐसा वो नहीं कर सकते, राइट। तो क्वीन और किंग्स को तो कोई किसी को आंसर करना ही नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकते, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता। अब आगे आते हैं, चलो डिस्कस करना है। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल, क्या इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देम, क्या ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीजंस उनके लिए ले रही है सरकार उसमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, इन्वॉल्व हों, राइट। हमें तो बिल्कुल अधिकार बनता है भाई, हमारे लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो अधिकार बनता ही है। और गिव टू रीजंस फॉर योर आंसर्स, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, और जिस जगह पर आप रहते हो क्या चाहते हो उस जगह पर, मोनार्की सिस्टम हो या डेमोक्रेसी हो, बताओ क्यों। और विच ऑफ द स्टेट्स बिलोंग बिलो इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ बातें दी हुई हैं, बता देना करेक्ट क्या है उसमें से, करेक्ट करो दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। अगर कुछ गलत लिखा है तो बताओ भाई क्या गलती है, उसको करेक्ट आपको करना है। इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom ever they want, क्या मोनार्की सिस्टम में ऐसा होता है, राजतंत्र में ऐसा होता है कि हम इलेक्ट कर लें जिसे हम चाहते हैं, नहीं। ये यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्ड होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में होता है कि कंट्री के जो सिटीजन होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो जिसे चाहें चुन सकें। मोनार्क तो राजा वाला सिस्टम है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, हम थोड़ी ना चुन सकते हैं उसमें कुछ भी। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री,
नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी की जगह मोनार्की सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि ना मोनार्की या किंग हैज़ द एब्सोल्यूट पावर। मोनार्की में क्या होता है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, निर्कुंज शक्ति होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, कंट्री पे रूल कर सकता है। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस। नहीं, मोनार्की में तो लोग सवाल क्या ही पूछेंगे, राजा ना कह देगा जाओ भाई बंद कर दो इसको जेल में, तो बंद कर दिया जाएगा। और तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, राइट। अबाउट द डिसीजन ऑफ मोनार्क पे कुछ नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इन अ मोनार्क पीपल कैन नॉट रेज क्वेश्चंस, ये होना चाहिए था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं भाई, जैसा हमारे यहाँ है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। भारत जो है वो लोकतंत्र है, अर्थात लोगों का शासन है यहाँ पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। हम ही तो शासन कर रहे हैं, डायरेक्टली कैसे किया, अगर हम में से हम ही चुन लिए गए तो हम डायरेक्टली करेंगे, अगर हमने किसी को चुन लिया तो हम इनडायरेक्टली करेंगे, राइट। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। अब ऐसा तो हुआ नहीं था कि डेमोक्रेसी पहले से थी, हमारे देश में भी राजा थे, है ना, सम्राट राजा, ये सब तो परंपरा हमारे यहाँ भी थी। डेमोक्रेसी इतनी आसानी से तो मिली नहीं होगी, आई नहीं होगी, बहुत स्ट्रगल किया था इंडियंस ने भी इसके लिए। एंड देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज। बाहर संसार में ना बहुत सारे और भी ज़्यादा जगहें हैं, और भी ज़्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए। यू नो हाउ नाउ दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया बात यह है कि लोगों पर ये पावर होती है कि वो अपना लीडर चुन पाते हैं। सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम रूल कर रहे हैं, मतलब रूल जो चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है, हमारे द्वारा, बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। अब देखो, पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं रूल्स बनाने के लिए, जो हमारे लिए रूल बनते हैं वो कौन बनाता है, हमारे द्वारा इलेक्टेड जो नेता होते हैं वही तो बनाते हैं हमारे लिए रूल। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने बोला कौन पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट में, हम ही लोग कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में क्या होता है, जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते, जैसे मैं एमएलए वगैरह कोई भी चुनाव होता है तो हम वोट डालते हैं ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो आगे जाता है हमारे लिए फैसले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अब मैं डायरेक्टली तो संसद भवन में जाके बैठ नहीं रही, कौन जा रहा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैंने वोट दिया था, जिसको मैंने चुन के भेजा है। इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके बजाय हम क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो सभी लोगों के लिए लोग डिसीजंस फिर ले लेते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट के नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस चैप्टर। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि आज के समय में कोई भी देश अपने आप को तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कह सकता जब तक कि वो अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार ना दे। यानी कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ठीक है। ये अगर कोई बोल रहा है कोई गवर्नमेंट में ये अधिकार नहीं है तो वो फिर डेमोक्रेटिक भी नहीं है। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एडल्ट हैं कंट्री के उनको वोट देने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। हमेशा से तो ऐसा नहीं था, ये अधिकार हमेशा से तो नहीं थे। राजा थे ना हमारे टाइम पे भी, हमारे नहीं मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम पर। कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम इन द गवर्नमेंट्स दे डू नॉट अलाउ वीमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कि आप भाई बता रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक टाइम ये भी था कि गवर्नमेंट जो थी वो अलाउ ही नहीं करती थी विमेन को और पुअर को। येस, दैट वाज अ टाइम जब औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जब गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। किसको था, जब मिला भी था एक टाइम पर, तो अधिकार किसको मिला था, सबसे पहले आदमियों को, वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको अधिकार मिला था, पता है। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउ करती थी ओनली मैन हु ओड प्रॉपर्टीज़। उन आदमियों को अधिकार था पहले केवल चुनाव में वोट देने का जो कि क्या हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो और जो एजुकेटेड हो, ठीक है। दिस मीन द वीमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड। 4 लोग अलाउ नहीं है, कौन, औरतें, गरीब, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। अब कंट्री जो होती है गवर्न की जाती है उन रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा जो कि कुछ लोग बनाते हैं। आगे देखते हैं।
इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, भारत में स्वतंत्रता से पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी, कुछ ही जो लोग थे, वॉज अलाउड टू वोट, मतलब उनको ही बस अलाउड था वोट देने का। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर, वो लोग इकट्ठे आते हैं टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। तो वो मेजॉरिटी लोगों के लिए, मतलब भाई थोड़े से ही लोग होंगे जो अमीर भी होंगे और एजुकेटेड भी होंगे, राइट, एडल्ट, अमीर, एजुकेटेड, सारी क्वालिटीज़ कुछ ही लोगों में होंगी। और वो फैसले किसके लिए कर रहे हैं? पूरे इंटायर कंट्री के पॉपुलेशन के लिए फैसले कर रहे हैं फिर, ठीक है। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote। गांधी जी आते हैं, गांधी जी कहते हैं तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि आप सब लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने एक्चुअली मतलब कुछ ही लोगों ने उनको चुना हुआ है, गलत है। क्या है कि अगर हम कोई आदमी अनपढ़ भी है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो देश में कहीं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। एक किसान है, मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, कंट्रीब्यूशन तो उसका कितना बड़ा है देश में, उसके लिए आप कानून बनवा रहे हो और उसका कोई पार्टिसिपेशन भी ना हो, ये तो गलत है। गांधी जी बोल रहे बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिस है ये तो। तब इन्होंने कहा दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। उन्होंने डिमांड की थी ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, कि जितने भी 18 साल के ऊपर के, दिमाग तो है ना, आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो वेल एजुकेटेड तो नहीं है कम से कम, ठीक है, लेकिन अगर वो देश चला सकते हैं तो कम से कम एक आदमी जो नहीं पढ़ा हुआ है वो चुनाव में वोट देने का अधिकार तो रखे, ठीक है, उसे भी अपना वोट देने का अधिकार तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आइए राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया में 1931 में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यंग इंडिया किसका जनरल था? ये गांधी जी का। राइटिंग इन जनरल यंग इंडिया में 1931 में गांधी जी ने क्या कहा? आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, मैं मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, सहन ही नहीं कर सकता इस आइडिया को, दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ, कि एक आदमी जो कि अमीर है, जिसके पास पैसा है, शुड हैव द राइट टू वोट, कि उसी को बस अधिकार होना चाहिए वोट देने का। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर, बट एक ऐसा आदमी जिसका एक अच्छा चरित्र है, जो एक अच्छा सच्चा व्यक्ति है, बट नो वेल्थ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और लिटरेसी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शुड हैव नो वोट, तो वो अधिकार मतलब उसको वोट देने का नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है गांधी जी के हिसाब से, राइट। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, और एक आदमी जो बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, डे इन एंड डे आउट, सारे दिन रात अपना पसीना बहा रहा है, नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, ठीक है। तो उसको क्या है? शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन, मतलब उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा, दिन रात काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो गरीब है इसलिए उसको वोट देने का अधिकार ना हो, ये तो गलत है गांधी जी के अनुसार। चैप्टर तो देखो यहाँ फिनिश हो गया, अब ये ब्लॉक रह गया था, इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर, दुनिया में कहीं भी सरकार ने अपनी पावर को विलिंगली तो शेयर नहीं करा। ऑल ओवर यूरोप की अगर हम बात करें एंड यूएसए की बात करें, विमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, औरतों को और गरीबों को तो समझो कि सब जगह जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था अपने अधिकारों के लिए, कि हमें वोट देने का अधिकार मिले, नहीं मिला हुआ था, ठीक है। स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये स्ट्रगल जो था वोट देने के अधिकार की जो मांग हुई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई थी। क्यों हुई थी, ऐसा क्यों हुआ था, मैं बताती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, जेंट्स तो सारे लड़ने पहुँच गए। अब जो जेंट्स काम करते थे वो काम कर रहे हैं लेडीज़, है ना, बाहर आई, नौकरियाँ करने लगी, बहुत सारे काम करने लगी। जब वो काम करने लगता है, जब कोई बाहर आके नौकरी करने लगता है, उसको अपने अधिकार भी धीरे धीरे समझ में आते हैं। जब हम आदमियों की तरह ही काम कर रहे हैं, हम आदमियों की तरह ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारे अधिकार भी आदमियों की तरह होने चाहिए, उन्होंने मांग करी, ठीक है। तो ये उस समय ना बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथन हुआ था ये चीज़। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वीमेन सफ्रेज मूवमेंट, ये मूवमेंट जो हुआ था अधिकारों की जो मांग की थी उन्होंने वोट देने के, ये सफ्रेज मूवमेंट कहलाया। एज अ टर्म सफ्रेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, बहुत सारे आदमी जो थे फाइटिंग के लिए चले गए थे। बिकॉज ऑफ दिस वीमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क, अब काम कौन करेगा? औरतें, बाहर आके नौकरी कौन कर रहे हैं? औरतें करिए। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड मैंस वर्क, और बहुत सारे ऐसे औरतों ने काम किए जो कि पहले माना जाता था कि आदमियों के ही काम हैं। मैनी वीमेन बिंग इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, बहुत सारी जो औरतें थी उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, बहुत सारी मैनेज किया, बहुत अलग अलग टाइप के काम किए। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगिन टू वंडर, अब जब लोगों ने देखा तो उन्होंने काफ़ी सोचा, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स, उनके साथ इतना अनफेयर स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है कि औरतों को ये अधिकार नहीं है, राइट, अबाउट वीमेन एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग। और लोग ये समझे कि भाई औरतें भी देखो कर ही रही है ना, हमने स्टीरियोटाइप ये बना रखा था कि औरतें ये वाले काम नहीं कर सकती, लेकिन जब आदमी चले गए युद्ध पर तो औरतों ने वो काम भी किए जिनका स्टीरियोटाइप ये बना हुआ था कि औरतें को काम नहीं है, पर उन्होंने करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या होता है? सो वीमेन बिगिन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। अब बहुत सारे जो लोग थे
उन्होंने मान लिया कि नहीं, वुमेन भी उतनी ही कैपेबल हैं जितने आदमी हैं, वो भी डिसीजंस अच्छे से ले सकती हैं। अगर वो ये काम कर सकती हैं तो डिसीजन भी ले सकती हैं। द सफ्रेगेट्स डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल वीमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स heard. They chained themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned. बहुत सारे लोगों तो जेल भी हो गई थी. And went on hunger and strike. बहुत सारे लोग जो थे वो भूख हड़ताल पे भी चले गए थे, है ना। औरतों ने पता बहुत ज़्यादा बलिदान भी किया था। ऐसा नहीं कि औरतों को अधिकार इतनी आसानी से मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या मतलब, दुनिया में हर जगह ही वो बता रहे हैं कि भाई ये सब हुआ और इस तरह से अधिकार जो थे वो इतनी आसानी से नहीं उनको मिले। बहुत मूवमेंट किए गए, वो जेल भी गए, ठीक है। तो वही सब वो चीज़ें बता रहे हैं हमको। सफरेज का क्या मतलब बताया मैंने आपको, वोट देने का अधिकार। तो युद्ध के दौरान बहुत सारे जो पुरुष थे वो लड़ाई में गए थे, इसलिए महिलाओं को उनकी जगह पर काम के लिए बुलाया गया था। जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे, अब महिलाओं ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के काम किए, उनकी व्यवस्था करना शुरू किया। लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं, क्यों स्टीरियोटाइप बना रखा है, ये सोचा कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं ने तो करके दिखा दिया। तो इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा कि आदमियों के काम कर सकती है, फिर निर्णय भी ले सकती हैं। वैसे ही महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की, ठीक है। सभी जो भी सफ्रेगेट्स थे उन्होंने डिमांड की कि भाई राइट टू वोट होना चाहिए सभी ऑल वीमेन के लिए, एंड टू गेट द डिमांड्स हर्ड। उनकी डिमांड्स जो हैं क्या होनी चाहिए भाई, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके लिए जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में उन्होंने बांध के प्रदर्शन किया था। मैनी सफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या किया, अपने आप को बांध लिया, एक तरीके से चेने में बांध लिया और स्ट्राइक वगैरह भी की, ठीक है। जेल नहीं गई थी, मतलब उन्होंने खुद को ऐसे दिखाया था कि हम देखो जंजीरों में बंधे हुए हैं। अमेरिकन वीमेन गॉट राइट टू वोट 1920 में। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो अमेरिकन वीमेन जो थी उन्हें राइट टू वोट मिला था 1920 में, जबकि यूके की जो वीमेन थी उनको राइट टू वोट मिला था 1928 में। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। इंग्लैंड की जो औरतें थी, राइट, उनको जो वोट करने का अधिकार मिला था वो कब मिला था, 1928 में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।